नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रात यूनाइटेड नेशंस की अहम मीटिंग को वर्चुअली मुखातिब किया। बंजर होती ज़मीन और सूखे के हालात पर हुई मीटिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा ज़मीन को माँ का दर्जा दिया है। कम होती उपजाऊ ज़मीन और सूखा इंसानियत के लिए तशवीश का बाइस है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का इशारा है। is the fundamental building block for supporting all lives and livelihoods. And all of us understand that the web of life functions as an interconnected system. Sadly, land degradation affects over two-thirds of the world today. If left unchecked, it will erode the very foundations of our societies, economies, food security, health, safety, and quality of life. Therefore, we have to reduce the tremendous pressure on land and its resources. Clearly, a lot of work lies ahead of us, but we can do it. We can do it together. Mr. President, in India, we have always given importance to land and considered the sacred earth as our mother. India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forums. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasized gender. शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत आज 100 रुपए फी लीटर हो गई। मुल्क भर में एक मरतबा फिर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 1 लीटर पेट्रोल पर 29 पैसे और डीजल पर 31 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल फी लीटर 95 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गया। इस इजाफे से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया जाता है। तेलंगाना के करीमनगर में पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए 7 पैसे के हिसाब से फरोख्त किया गया है। रियासत में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मेदक ज़िले में मिल रहा है। इस ज़िले में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 20 पैसे फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर अजला खम्मम, निजामाबाद, रंगारेड्डी में फी लीटर पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से होलसेल महंगाई पर रिकॉर्ड लेवल में का इजाफा हुआ है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक होलसेल महंगाई की जो शरह है वो मई में 12.9% पर पहुंच गई है। ये मई 2020 में -3.37% पे थी। वजारत ने पीर के रोज मई में होलसेल प्राइजेस के आंकड़े जारी किए हैं। रिटेल महंगाई के आंकड़े भी आज ही जारी होंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI पर मबनी महंगाई दर लगातार 5वें महीने बढ़ी है। इससे पहले अप्रैल में भी ये रेट 10.49% पर रहा। हुकूमत की जानिब से जारी थोक महंगाई में कहा गया है कि क्रूड पेट्रोलियम मिनरल ऑयल के चलते महंगाई बढ़ी है, क्योंकि इससे पेट्रोल, डीजल, नेफ्था और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। नतीजतन पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई काफ़ी बढ़ी है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो जानकारों के मुताबिक वबा के इस बुरे दौर में कंपनियों को प्रोडक्शन पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं। इससे प्रोडक्ट्स भी महंगे हो रहे हैं। मई में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स 10.83% महंगे हुए। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो MSME सेक्टर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि
कमोडिटीज की बढ़ती कीमतों से सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ा है। फ्यूल और पावर बास्केट में मई के दौरान महंगाई 37.61% बढ़ी, जो अप्रैल में 20.94% बढ़ी थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी मई में 10.83% महंगे हुए। हालांकि फूड आर्टिकल में महंगाई से राहत मिली है, मई में ये 4.31% सस्ते हुए हैं, जबकि प्याज के दाम बढ़े हैं। प्याज के दाम 23.24% बढ़े हैं। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर तामीर का काम जोरों शोर से चल रहा है और दूसरी तरफ मंदिर के लिए जमीन खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आने से एक हंगामा बरपा हो गया है। कांग्रेस इस ताल्लुक से बीजेपी पर हमलावर है और भगवान राम के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस बयान में साफ लफ्जों में कह दिया कि जो लोग भगवान को धोखा दे रहे हैं वो इंसान को कैसे छोड़ सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर अकायद का सौदा करने और गुनाह अजीम करने का इल्जाम आयद किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान में कहा कि भगवान श्री राम अकीदत की अलामत है, लेकिन भगवान राम के रूहानी शहर अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए करोड़ों लोगों से जमा चंदे का गलत इस्तेमाल और धोखाधही बहुत बड़ा गुनाह और अधर्म है, जिसमें बीजेपी कायदीन शामिल हैं। श्री राम के मंदिर का निर्माण जारी रहना चाहिए, पुरजोर स्पीड से जारी रहना चाहिए, उसमें कोई अड़चन और दुविधा आनी ही नहीं चाहिए। परंतु अगर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण पर करोड़ों करोड़ों लोगों द्वारा दिए गए चंदे, गरीब से गरीब आम जनमानस द्वारा दिए गए चंदे का सीधे सीधे दुरुपयोग होगा, जैसे हो रहा है, प्रथम दृष्टि से साबित है, तो फिर उसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाई जानी चाहिए, ताकि भक्तों की आस्था के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों के अनुरूप और भगवान श्री राम के चरित्र के अनुरूप जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और अधर्म की सजा अवश्य है। भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आने से कांग्रेस कारकुनों ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहायशगाह पर जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे तकरीबन 20 मिनट तक लगाए। खबरों के मुताबिक वजीर आला की रिहायशगाह की तरफ जा रही कांग्रेस की खवातीन कारकुनों को मर्द पुलिस एहलकारों ने जदोकोब किया और आखिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई।
मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की क़यादत को इस पोजीशन को वाज़ेह करना चाहिए कि क्या वो आर्टिकल 370 की बहाली चाहती है। बीजेपी कायद ने तंज किया कि कांग्रेस की क़यादत इस मामले पर क्यों मशकूक खामोशी अख्तियार कर रही है। उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं। प्रसाद ने लिखा कि उस दिन को ज़्यादा वक्त हो गया जब कांग्रेस की मरकजी क़यादत ने आर्टिकल 370 के बारे में अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह खामोशी बरकरार रखी है। क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह के इशारे के मुताबिक आर्टिकल 370 की बहाली चाहती है? खामोशी का वक्त खत्म हो चुका है, बराए करम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। कि मुंबई में लगभग 17 बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का जितिन राम मांझी से मिलना और फिर लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। वाज़ेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से अलग होने का जहन बना लिया है। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के 5 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी से बगावत करते हुए लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर दरखास्त की है कि उनको एक अलहदा ग्रुप के तौर पर मंजूरी दी जाए। वाज़ेह है कि जिन 5 अरकान पार्लियामेंट ने बगावत की है उनकी क़यादत मरहूम रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर से रुकने पार्लियामेंट यशोपतिनाथ पारस कर रहे हैं। रामविलास पासवान के इंतकाल के 1 साल के अंदर पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। ये बगावत रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह चिराग पासवान के लिए बड़ा सियासी झटका है। वाज़ेह है कि चिराग से जिन अरकान पार्लियामेंट ने बगावत की है वो रामविलास के छोटे भाई पारस को अपना कायद मानते हैं। उसके साथ उन अरकान पार्लियामेंट ने जिनमें पशुपतिनाथ पारस, प्रिंस पासवान, वीना सिंह, चंदन कुमार और महबूब अली खैसर शामिल हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जनता दल यू में शामिल हो सकते हैं। इन सब के पीछे जनता दल यू के एक सीनियर रहनुमा का नाम आ रहा है जो वज़ीर आला नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं और वो आजकल दिल्ली में ही मौजूद है। चर्चा यह है कि मरहूम रामविलास पासवान के भाई को मरकज में वजीर बनाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर शराब माफिया को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक शराब माफिया पूरी रियासत में मौत का नंगा नाच कर रहा है, फिर भी यूपी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। सहाफ़ी हकीकत को बेनकाब करें, इंतजामिया को खतरे से खबरदार करें, फिर भी हुकूमत सो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि क्या जंगल राज की परवरिश करने वाली यूपी हुकूमत के पास सहाफ़ी सुलभ श्रीवास्तव के अहले खाना के आंसुओं का कोई जवाब है? मुंबई में जारी बरसात के बीच घाटकोपर इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार जमीन के अंदर समा गई। ये कार जहां पार्क की गई थी वो हिस्सा टूटकर जमीन में धंस गया। इस वाकये का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कार धीरे धीरे जमीन में समाते नजर आ रही है। इसकी खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और बीएमसी के मुलाजिमीन मौके पर पहुंचे। कार धंसने वाली जगह पानी भरा होने की वजह से उसे बाहर निकालने में दिक्कत आई। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक ये कार घाटकोपर इलाके में रहने वाले डॉक्टर पी दोषी की है। उन्होंने बताया कि ये वाकया इतवार की सुबह 8:30 बजे पेश आया। कंपाउंड में काम करने वाले एक लड़के ने बताया कि उनकी कार कुछ तिरछी हो गई है। हम बालकनी में पहुंचे, हमारी आंखों के सामने पूरी कार गड्ढे में समा गई। इसे देर रात बाहर निकाला गया। डॉक्टर दोषी ने बताया कि इलेक्ट्रिक पंप के सहारे पानी निकाला गया। बीएमसी का पंप भी बुलाया गया। क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। डॉक्टर दोषी के मुताबिक जहां ये कार धंसी है वहां पहले एक कुआं था। इसे तकरीबन 100 से ज्यादा साल पुराना बताया जा रहा है। बाद में उसे ढककर स्लैब डाल दिया गया। इसके बावजूद यह हादसा हो गया। Oh shit. बस गिरना नहीं चाहिए। ये बोल रहे थे ना बारिश है।
असम के जिले तिनसुकिया में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। हफ्ते के रोज वहां एक हुजूम ने एक 34 साल नौजवान को मुबैना तौर पर पीट कर मार डाला। नौजवान पर मवेशी चोरी करने का शुबा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ लोगों को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। वाकया कोरस गांव का है, जहां जांबाक होने वाले शख्स की शिनाख्त सुरित मोरान के नाम से हुई है। पुलिस ने बताया कि सुरित मोरान इसी इलाके के कोडोई गांव का रिहायशी था। वो हफ्ते की रात कोरजोंगा गांव में अपने दोस्त के घर गया था। रात में ही हुजूम ने इसे मवेशी चोरी करने का गिरोह का फर्ज समझकर हमला कर दिया और पीट कर मार डाला। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पीर के रोज एक दिन की गुजरात के सफर पर थे। वो सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। आश्रम रोड पर बने आम आदमी पार्टी के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद वो आश्रम रोड में वाक़ वल्लभ सदन हवेली मंदिर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियां गुजरात में अपनी अपनी दुकानें चला रही हैं। जब बीजेपी को जरूरत पड़ी है, कांग्रेस ने ही उसे माल सप्लाई किया है। दोनों पार्टियों के बीच 27 साल की पुरानी दोस्ती है जो निभाई जा रही है। पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा 17 करोड़ 67 लाख से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 38 लाख 21 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 करोड़ 8 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 21 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना के घटते केसेस के बीच हिंदुस्तान में अब अनलॉक का सिलसिला चल पड़ा है। मरकजी हुकूमत की देखरेख वाली सभी प्लेसेस और म्यूजियम 16 जून से खोल दिए जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 68,362 नए मुतासरीन की पहचान हुई। 1,13,003 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,880 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 48,593 की कमी आई। अब सिर्फ 9,72,577 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये पिछले साल 17 सितंबर को आए पहले पीक से भी कम है। तब 10,17,705 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद इनमें कमी होती गई। इस साल 17 फरवरी को एक्टिव केसेस 1,33,079 तक पहुंच गए थे। यहां से ये आंकड़ा दूसरे पीक की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। ये 9 मई को सबसे ज्यादा 37,41,302 तक पहुंचा। फिर इसमें गिरावट आने लगी। इंग्लैंड में हुए इंग्लैंड के कॉर्नवाल में हुए 3 दिन के G7 मीटिंग से चीन बौखलाया हुआ है। चीन इस मीटिंग को अपने खिलाफ ग्रुपबंदी के तौर पर देख रहा है। इसलिए उनसे इतवार के रोज जो G7 मुल्कों को धमकी देते हुए कहा कि वो दौर काफी पहले खत्म हो चुका है जब मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की तकदीर का फैसला करते थे। लंदन में वाक़ चीनी एम्बेसी के तर्जुमान ने कहा कि वो वक्त काफी पहले बीत चुका है जब मुल्कों के छोटे छोटे ग्रुप्स आलमी फैसले लिया करते थे। हम हमेशा से ये मानते हैं कि मुल्क बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सभी बराबर हैं। वो दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सभी मुल्कों के सलाह व मशवरे के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए।
दरअसल उस मीटिंग के दूसरे दिन G7 मुल्कों जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान शामिल हैं, उन्होंने चीन के प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर ड्रैगन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। दूसरी जानिब G7 मीटिंग दुनिया भर में वैक्सीनेशन करने, एनवायरनमेंट में जो खराबियां आ रही हैं उसे रोकने के लिए बड़ी रकम और तकनीक देने के वादों के साथ इतवार को अपने इस इजलास को इख्तिताम पजीर किया था। अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की बनाई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। कंपनी ने पीर के रोज बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह काफी असरदार साबित हुई है। वैक्सीन ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज में 90.4% फाइनल एफिकेसी दिखाई है। ये ट्रायल ब्रिटेन में किए गए हैं। बेहतर रिजल्ट की वजह से जल्द ही इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यह वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स से प्रोटेक्ट करने में कारगर रही है। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी के बीच कंपनी ने ये नतीजे जारी किए हैं। नोवावैक्स और हिंदुस्तान की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साल में कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार किया है। अगस्त में यह डील साइन की गई थी। समझौते के मुताबिक कम और मिडिल इनकम वाले मुल्कों और हिंदुस्तान के लिए कम से कम 100 करोड़ खुराक का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब ट्रायल के नतीजे आने के बाद कंपनी 2021 की तीसरी तिमाही में अमेरिका, यूके और यूरोप में इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मांगेगी। इस वजह से सितंबर से पहले वैक्सीन मिल पाना मुश्किल है। नोवावैक्स अपनी वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की शुरुआत कर चुकी है। कंपनी ने 12 से 17 साल उम्र के 3000 बच्चों पर ट्रायल शुरू किए हैं। हालांकि इसे अभी तक किसी भी मुल्क ने मंजूरी नहीं दी है। इसमें शामिल हो रहे बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी। नोवावैक्स ने अमेरिका को 10 करोड़ डोज देने के लिए करार किया है। ये सौदा $1.6 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही ब्रिटेन, कनाडा और जापान के साथ भी टीके की सप्लाई के लिए समझौते किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मुल्क में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है। साइंटिस्टों को अंदेशा है कि कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकती है। एक अंग्रेजी वेबसाइट ने यह रिपोर्ट दी है। बता दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को मुल्क में मई की शुरुआत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन की वजारत सेहत के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम नए K417N म्यूटेशन के साथ सामने आए हैं। पीएचई के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में बदलाव की रूटीन जांच के दौरान डेल्टा प्लस का पता चला है। कोविड वेरिएंट पर पीएचई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 7 जून तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डॉक्टर विनोद सिकेरिया का कहना है कि K4179 म्यूटेशन को लेकर अहम तशवीश यह है कि इसके एंटीबॉडीज कॉकटेल के खिलाफ रेजिस्टेंस होने के सबूत मिले हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि हिंदुस्तान में K417N म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी मजबूती देने वाला प्लान बनाया है। मरकज की स्कीम है कि अगले 3 महीने में मुल्क भर में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएं, जिनमें आईसीयू बेड्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम हो। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की सबसे बड़ी परेशानी सामने आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉड्यूलर हॉस्पिटल मौजूदा अस्पतालों के करीब ही बनाए जाएंगे। इसके जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसी की जाएगी। खास बात यह है कि 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस तरह के अस्पताल 3 हफ्तों के कम वक्त में तैयार किए जा सकेंगे। इसमें आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सहूलत होगी। इन मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स की उम्र कम से कम 25 साल तक होती है। इमरजेंसी के वक्त इन अस्पतालों को 1 हफ्ते में शिफ्ट किया जा सकता है। मॉड्यूलर हॉस्पिटल की यह खासियत होगी कि वो 100 बेड वाला होगा। आईसीयू के लिए डेडिकेटेड जोन होगा। ऐसे सरकारी अस्पताल जहां इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन और पानी का इंतजाम होगा, वहां इन्हें बनाया जाएगा। एक अस्पताल में 3 करोड़ का खर्च होगा और 3 हफ्तों में यह काम करने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अहम साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने शुरू किया है। अभी इसे सरकारी अस्पतालों में ही लागू किया जाएगा। यह अस्पताल खास तौर पर छोटे शहरों और दही इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करेंगे।
हिंदुस्तान में पहली बार ऑफिशियली 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल बेंगलुरु में शुरू होगा। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट BVLOS मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरीबिदनूर में 30 से 45 दिनों तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेगी। इस कंसोर्शियम में TS के अलावा इनवोली स्विक्स भी शामिल हैं। इनवोली स्विस पेशावर ड्रोन एप्लीकेशन के लिए एयर ट्रैफिक अवेयरनेस सिस्टम में माहिर है। इसमें हनीवेल एरोस्पेस एक सेफ्टी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रही है। कंसोर्शियम 2 तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसमें एक मेडकॉप्टर और TAS शामिल हैं। ऑन डिमांड डिलीवरी सॉफ्टवेयर को रैंडिन नाम दिया गया है। कंडासमी ने कहा कि मेडकॉप्टर का छोटा एडिशन 15 किलोमीटर तक 1 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, जबकि दूसरा 2 किलो वजन को 12 किलोमीटर तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि 30 से 40 दिन के दौरान रेंज और सिक्योरिटी दोनों के लिए ट्रायल करेंगे। इस दौरान हमें DGCA के मुताबिक कम से कम 100 घंटे उड़ान भरनी होगी। हमारा निशाना करीब 125 घंटे उड़ान भरने का है। ट्रायल के बाद लॉग को रिव्यू के लिए DGCA को सौंपा जाएगा। हज 2021 का मौका जैसे जैसे करीब आ रहा है, सऊदी हुकूमत इससे मुतालिक अहकामात भी जारी कर रहा है। पहले तो कोरोना वबा की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर अफराद को ही हज की सआदत का मौका फराहम करने का ऐलान वजारत हज उमरा ने किया और अब खुसूसी तौर पर खवातीन से मुतालिक एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक तारीखी और खवातीन के लिए खुश आइन ठहराया जा रहा है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सऊदी वजारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि अब खवातीन महरम के बगैर भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि बगैर महरम के हज के लिए पहुंचने वाली खवातीन को खवातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। वजीर बराए हज उमरा ने इस सिलसिले में तफसील बताते हुए कहा कि एक खैमे में आज़मीन की तादाद 4 से ज़्यादा नहीं होगी और हर जगह 2 आज़मीन के दरमियान 2.5 मीटर का फासला होगा, जबकि मुशायरे मुक़द्दसा में क्वारंटाइन का भी अलग इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हज दरख्वास्त से कबूल होने पर 3 घंटे में पैकेज की फ़ीस अदा करनी होगी। हज पैकेज फ़ीस अदा न करने पर दरख्वास्त से नाम निकाल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब ने हज पॉलिसी के बाद आज़मीन के लिए हज पैकेजेस का ऐलान किया था। सऊदी वजारत हज उमरा ने इस साल सेहत व ज़वाबित और SOPs को मद्देनज़र रखते हुए 3 हज पैकेजेस को मंजूरी दी है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की वजह से हज पैकेजेस की कीमतों में इजाफा हुआ है। पहला पैकेज गेस्ट स्पेशल टावर है जिसकी फ़ीस 16,560 रियाल फ़ी कस रखी गई है। इसराइल में इस वक्त इनकलाब आ गया जब इसराइली पार्लियामेंट ने 12 साल से बरसर इख्तिदार नेतन्याहू को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया और अरब पार्टी की मदद से निफ्ताली बेनेट को इसराइल का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। खबरों के मुताबिक इसराइल के कौम परस्त सख्तगीर सियासतदान निफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के मुसलसिल 12 साल तवील इख्तिदार का खात्मा हो गया है। अब हम आपको एक दिलचस्प खबर सुनाते हैं। तमिलनाडु के सलेम में इतवार के रोज ममता बनर्जी और सोशलिज्म 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। इस शादी में कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म बाराती के रोल में नजर आए। हैरान ना होइए, ये कोई सियासी तंज नहीं है बल्कि दरअसल दुल्हा, दुल्हन और बारातियों के असल नाम है जो शादी के कार्ड में भी छपे थे। इन अनोखे नामों वाले शादी सलेम जिले के कुंडलपट्टी कतुर इलाके में हुई। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशलिज्म का परिवार कई सालों से कम्युनिज्म पार्टी ऑफ इंडिया CPI से जुड़ा है। उनके वालिद A मोहन CPI के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ के खत्म होने के बाद कई लोगों को लगा कि कम्युनिज्म खत्म हो गया। इस वजह से उस वक्त उन्होंने अपने बेटों के नाम कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और सोशलिज्म रखे थे। वहीं लड़की का नाम ममता बनर्जी होना एक इत्तेफाक की बात है। दूल्हा दुल्हन ने बताया कि उन्हें हजारों ऐसे लोगों के बधाई के संदेश मिले हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं। दुल्हन ने कहा कि मुझे अपने नाम की असली ताकत तभी समझ में आई जब दीदी वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला बनी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।